जय हिंद मेरे देशवासियों, मेरे समाजजनों। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का दिन निकल गया। हर जगह छोटे-मोटे कार्यक्रम आयोजित किए गए, रैलियां निकाली गई, मंचों का संचालन किया गया। बड़े-बड़े महान योद्धा, युवक्ताओं ने अपने-अपने वक्तव्य के माध्यम से समाज के लोगों को अधिकार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, साथ ही जल, जंगल, जमीन एवं कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चाएं, वार्तालाप की और अपने विचार के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। मेरे समाजजनों, हमारे समाज में कई ऐसी परंपराएं, रीति रिवाज है जो कहीं और देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो चीज कहीं देखने को नहीं मिलती है, उन चीजों को हम धीरे-धीरे उन्हें एक तरह से हमारे ऊपर ही बोझ की तरह साबित होने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। जैसे हमारे समाज में परंपरा है, रीति रिवाज है, जैसे दहेज वगैरह है, दहेज लेना देना जो भी हो, हर समाज में, आदिवासी समाज में होते रहता है। हम देखते हैं अपने, विशेषकर मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इधर इन जिलों में हम देखते हैं लड़का लड़की के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए दहेज देता है। लोग कहते हैं उसको दहेज नहीं, दे जा। अच्छी बात है, दे जा भी कहो, जो भी कहो, लेन देन तो होता ही है। लेकिन ये हमारी परंपरा है, थी तो शायद पहले समय में बहुत अच्छी थी होगी। अच्छी कब थी और बुरी कब है, लेकिन अब जो वर्तमान में चल रही, वो कहीं बहुत ही बुरी साबित होते जा रही है। एक खास बात ये है कि किसी भी समाज की परंपरा, रीति रिवाज, वो उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करती, ना कि अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने के लिए मजबूर करती। लेकिन अभी हमारे समाज की, मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों की जो दहेज देजा प्रथा है, वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को डगमगा देती है और उसके परिणाम हम देखते ही हैं। लेकिन फिर भी हमारे समझ में नहीं आती बातें। कैसे? पहले शायद था होगा, जब दहेज वाली बात चली होगी, लेन देन वाली, तब ऐसा होता था होगा कि अगर कोई लड़की और लड़का दोनों को, अगर दोनों परिवारों की राजी मर्जी हो कि यार इनके अब रिश्ते, रिलेशन, संबंध या शादी कर देना चाहिए, इनको अपना घर बसाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो इनका घर बसाने के लिए बसा दिया जाए इनके घर बार। तो ऐसे में क्या होता था होगा कि लड़की वाले, माना कि किसी लड़की के यहाँ पर शादी करने के लिए कोई इतने सक्षम नहीं है, और लड़के वाले सक्षम, अच्छे परिवार से अच्छे बुरे से नहीं है, लेकिन उनके पास शादी करने के लिए अच्छा है, पद पैसा जो भी हो, और सामने वाले के पास इतना नहीं है, और वे चाहते हैं कि शादी करें दोनों के तालमेल से, दोनों के हिसाब से। तो शायद लड़के वाले लड़की वालों को सहयोग, आर्थिक सहयोग कर देते होंगे कि चलो हमें ऐसे नहीं, शादी ही करना, लेकिन आपके पास शादी करने के लिए नहीं है तो हम दे देते हैं। अच्छी बात है। और ऐसा ही ऐसा, अगर लड़की वाला, जिनके घर में लड़की है, उनका परिवार पद पैसों में है, और लड़के वाले, जो सामने वाले लड़के वाले, उनके पास नहीं है, तो शायद लड़की वाले देते थे होंगे। और देना भी चाहिए कि चलो यार ठीक है, आपके पास नहीं है और शादी करना ही चाहते हैं, आपके पास इतना है नहीं, सक्षम आप हो नहीं, कोई बात नहीं, हम दे देते सहयोग। तो ये ऐसा होता था होगा शायद, लेन देन वाला, या फिर लिखित में अभी तक तो कोई ऐसा मुझे कोई चीज नहीं मिली कैसा होता था होगा, लेकिन शायद दहेज का जो है वो यही होता था, ऐसा आमने सामने। लेकिन इधर जो हम क्षेत्र है अपना, झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पर एक तरफा ही होता कि लड़का ही लड़की को देगा, लड़का ही लड़की को देगा। अच्छी बात है, कुछ लोगों का अपने अपने विचार होते हैं कि यार लड़की को देते हैं, लड़की का उस पर अधिकार हो जाता है, और फिर लड़का सही नहीं भी चलता, तो लड़की अपने उस जो भी पैसा दिया हो, चांदी दी, उसका उपयोग करती है। तो समझिए लड़का कब तक, उनको तो जीवन भर रहना है। लड़का अगर सही नहीं चलता, लड़के को आज नहीं तो कल सही चलना पड़ेगा। वो कितना देगा? एक बार चांदी दे दी, पैसा दे दिया, उसके बाद लड़की भी कितना उपयोग करेगी? आखिर तो उसे लड़के या पति के साथ ही रहना है। तो ये ठीक है, सबके अपने-अपने विचार हैं, लेकिन मैं बात रख रहा हूँ, बातों को समझने की कोशिश करना, अन्यथा नहीं समझ, देखो यार सब समझदार है, और ठीक है, तो बात आगे करते हैं अपन।
और इसलिए कहते हैं लड़के को तो आगे ना पीछे सुधरना ही पड़ेगा। लेकिन इससे होता क्या है, अगर किसी लड़की के पास कोई पद पैसा नहीं है, मतलब उतना नहीं है जितना देना चाहिए लड़की को, तो फिर क्या होगा? वही व्यक्ति कहीं न कहीं से पैसा जुगाड़ करेगा, कर्ज करेगा, उसके बाद फिर सामने वाले लड़की वालों को देगा, वो लड़की को पत्नी बना के घर लाएगा, लड़की उनके वहाँ से ठहारे-ठीकरे जो भी है लेकर आएगी किनसे? उन्हीं के पैसों से। तो मेरे समाजजनों, उस लड़के वाले के घर अपन लड़के वाले ने दहेज या देजा के रूप में पैसा दिया, उन पैसों से लड़की वो अपने घर माँ-बाप नहीं रखते हैं, ठीक है, लड़के वाले, लड़की को सामान खरीद कर देंगे, तो क्या उस लड़के के पास उससे पहले कोई सामान था ही नहीं होगा क्या बर्तन ठीकरे बनाने के लिए? वो भी तो कुछ खाना बनाकर खाते थे होंगे। अब दूसरी बात आएगी कि उसमें परिवार में रहते, फिर परिवार बढ़ जाता है, तो जो लड़का लड़की वाले को पैसा देगा, ठारे-ठीकरे लाएगी, उससे अच्छा अगर ज़रूरत होगी तो वो लड़का देगा नहीं और वही ले लेगा, खरीद लेंगे उनके हिसाब से, उनको क्या ज़रूरतें हैं। लेकिन यहाँ जो दिया जाता है और लेकर जाया जाता है लड़के वालों के यहाँ, बर्तन, ठारे-ठीकरे जो भी चीज़ें भर के, वो कभी-कभी अनावश्यक नहीं लेकिन पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है। जब ऑलरेडी किसी के यहाँ है चम्मच, तवा, छोटी बातें रखते हैं अपन, चम्मच, तवा, कढ़ाई है, उसके बाद भी आप उसको खरीद के दोगे। ये तो नहीं देखते ना लड़के वाले कि लड़के वाले के यहाँ है कि नहीं चम्मच वगैरह, नहीं है तो खरीद के दें, नहीं तो नहीं दें, दूसरा सामान दें। यहाँ तो बस केवल एक मानसिकता कि यार लड़की वालों को दहेज में या देजा में लिया, उसको खरीद के कुछ वापस देना है। यार ये मतलब क्या कौन-सा खेल चल रहा है यार? हमारी परंपरा हो मतलब थी होगी अच्छी, लेकिन उसको अब ऐसा लगता है कि यार ये परंपरा कहीं न कहीं हमारे ऊपर ही बोझ बन गई है। तो इसलिए मेरा तो मतलब जहाँ तक मेरा तो निजी विचार है कि हमारी परंपरा है तो क्यों ना हम परंपरा के हिसाब से हम 80,000 90,000 क्यों लें? क्यों ना हम 4-5 हज़ार रुपए लेकर ठीक है, हमारी परंपरा भी निभानी है वो है, तो हम क्यों ना कम मात्रा में लेकर हम दोनों को जीवन यापन के लिए उनके जीवन में कोई भी ऐसी बाधा ना आए, परेशानियाँ ना आए, ऐसा काम हम करें तो बहुत अच्छा हो। लेकिन अगर हम 80,000 90,000 लाख-लाख रुपए लेंगे तो उनके जीवन में बाधाएँ आनी ही है अधिकतर। अब उन लोगों को नहीं आती है जिनके पास पैसा है। अगर जिनको महीने के 60-70 हज़ार या 30,000 भी इनकम होती है मासिक, तो उनको तो इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनसे छोटे जो समाज के लोग हैं, जो मज़दूरी करते हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बोझ पड़ता है इसका। तो इसलिए क्या है, जिनके पास पैसा है, महीने का अच्छा वेतन है, उनको ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत बुरी लगेगी। वो कहेंगे, "नहीं, ये हमारी परंपरा संस्कृति है।" वो यही कहेंगे। मैं अब नहीं, ज़्यादा बातों में नहीं उलझना चाहिए। और बेचारा जो छोटा जिनके लिए करना चाहिए, वो उन्हीं लोगों की सुनता है। उसकी मजबूरी होती है उनकी, जो मज़दूर और गरीब होते हैं, वो उन्हीं की सुनते, जो ऐसे विचार रखते कि यार कहते कि नहीं ये तो हमारी परंपरा थे। अरे परंपरा है मैं उसको समझता हूँ संस्कृति है, लेकिन उसको जो अनियंत्रित हो रहे हो उसको नियंत्रित करने का काम हमको करना चाहिए। और ऐसे कई योद्धा वक्ताओं ने वक्तव्य दिए, लेकिन कभी-कभी वो जो वक्तव्य देते हैं ना, इतना लंबा, ऊँचा और इतने दूर से फेंकते हैं कि जहाँ पर समाज के लोग एकत्रित हुए उनको कुछ समझ के परे ही हो जाता है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आती बात। अब कोई गाँव से व्यक्ति गया है जो अशिक्षित है, शिक्षित नहीं है, उनको हम यूएनओ की बातें करें, बड़ी बातें करें, तो वो बेचारा क्या समझ पाएगा? उसे तो अभी तात्कालिक हमारी बात इतनी रखना चाहिए कि भई हमारी संस्कृति, परंपरा है तो इसको छोड़ना नहीं है। अब वो किसने किया, क्या किया, तो उसके लिए अगर हम कोई अनियंत्रित हो रहा तो उसको नियंत्रित कैसे करें? इन चीज़ों को मिलाकर बातें करनी चाहिए, विचार-विमर्श और तर्क-वितर्क होना चाहिए, तब व्यक्ति रुचि लेता है और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अग्रसर होता है और उनके विचारों को सुन के हम आपस में बातें चर्चाएँ करें, तब लोग पंडाल में बैठते हैं, अन्यथा पंडाल से निकल के जाना ही है और इसीलिए पंडाल क्या, कई बार खाली भी हो जाते हैं। तो मेरे समाजजनों बातें बहुत सारी है, मेरी बातें इतनी बातें मैंने बोल दी शायद कि ये सब कुछ वापस सब भूल जाएँगे, नहीं कहेंगे कि भीखू भाई ने गलत बोला। मैं ये जानता हूँ, समझता हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लेकिन ठीक है, भाई सबकी नज़रों स न नज़रें हैं, क्या बोलना चाहिए कि अपनी-अपनी नज़र है, भाई जो बात समझ में आ गई वो कहेंगे कि सही बात है और जो शायद नहीं समझ में आ गई, वो गलत कहेंगे और हो सके मैं बोल रहा हूँ वो सही ना हो, गलत भी हो वो। इसलिए क्या है सबके विचार-विमर्श एक तरह से तर्क-वितर्क ज़रूरी है बड़े मंच से, तब लोगों के हौसले और बुलंद विचार करने मन में विचार करने के भाव आएँगे और जब विचार करने के भाव आएँगे तब जाके समाज का और देश का कल्याण हो पाएगा। और बातें बहुत सारी लंबी है, और भी कुछ बोलना थे, मैं भी खुद बोलते-बोलते भूल जाता हूँ, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है,
जल, जंगल, जमीन, इन बातों, क्योंकि ये तीनों पर्यावरण के अंतर्गत आती है और पर्यावरण को शुद्ध, साफ बनाए रखने के लिए पेड़-पौधों की सख्त ज़रूरत होती है। इसलिए जितने भी समाजजन है, चाहे सब ना कर पाए श्रोता और वक्ता, श्रोताओं में अगर किसी ने बातें ना सुनी हो, वे ना भी कर पाए, तो ठीक है, वे देख कर करेंगे, लेकिन जितने भी छोटे-मोटे मंचों से वक्ताओं ने अपने-अपने वक्तव्य दिए, तो अब बारी अपनी वक्ताओं की है। क्यों? क्योंकि जो श्रोता थे बेचारे, उन्होंने तो सुना है, वे कर पाए, नहीं कर पाए, लेकिन जो वक्ता थे, वो तो उनसे मतलब वक्त दिया ना, वक्तव्य दिया, समझाने की कोशिश की, तो हम समझदार हैं पर्यावरण को लेकर, तो हम क्या कर सकते हैं? तो अब जितने भी छोटे-मोटे मंचों से जिन वक्ताओं ने वक्तव्य दिया, तो उनको हमें करना है कि सब वक्ताओं को, एक-एक वक्ता को 10-12 या 10 पौधे से ज़्यादा ही पौधे लगाना है। अपने-अपने खेतों में लगाओ या अपने क्षेत्र में, कहीं भी आप लगाओ, लेकिन सबकी ज़िम्मेदारी है कि 10 से ऊपर पौधों का, आप जितने भी 10 से ज़्यादा जितनों का भी आप सेवा रक्षा कर सकते हो, उनको बड़ा कर सकते हो, कम से कम 10 पौधे तो लगाना ही पड़ेगा। तब जाके हम जल, जंगल, ज़मीन के लिए हमने सच्चाई से बात करी और पर्यावरण को हम समझते, यही माना जाएगा। हम बोलने के बाद में लोगों को बोल देते कि हमारा जल, जंगल, ज़मीन बचाओ, तो बिच भाई कैसा बचेगा? बचेगा तो कुछ तो करना पड़ेगा और हम उसके लिए कर नहीं रहे, केवल बोल रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो हमने जिनको बोला, वे उनका तो कोई गारंटी नहीं कि शायद कर पाए या ना कर पाए। सुन ली बातें, वही बहुत बड़ी बात, लेकिन करना हमको भी है। तो हम जो जितने वक्ता थे, तो उनकी सबकी ज़िम्मेदारी है कि 10, कम से कम 10 पौधे और उससे ज़्यादा पौधे, जितने भी हम उनकी देख-रेख कर पाए, हमें पौधे लगाना है और ऐसे पौधे लगाएँ जो हमारे पुरानी परंपरा रीति-रिवाज में काम आते हो। जैसे कई पेड़-पौधों से दवाइयाँ, औषधियाँ भी बनाई जाती है, जो हमारे जिनको बड़वे वगैरह कहते हैं। तो ऐसे पौधों को हम लगाएँ, प्राथमिकता दें, उसके बाद, क्योंकि वो पौधा है ना, सब में पत्तियाँ होती है, तो जिनमें पत्तियाँ होती है, तो स्वाभाविक है कि वे पर्यावरण को शुद्ध, साफ ही रखेंगे। इसलिए क्या है, हम सबसे पहले औषधि पौधों को महत्व दें और सब व्यक्ति 10-10 पौधे कम से कम लगाएँ, इससे ज़्यादा लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। और मैं भी देखते रहता हूँ सोशल मीडिया पे, कौन-कौन वक्ता कैसे-कैसे क्या वक्तव्य मैं देखूँगा किनकी कहाँ पर कहाँ क्या काम करते हैं। अगर किन्हीं की कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो मैं देखूँगा उनके क्षेत्र परिसर में कि इनके यहाँ पौधों में कहीं पानी-वानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और हाँ, सब जगह, और जो भी वक्तव्य गाँव के भी, उनको भी देखूँगा कि देखो भाई इन्होंने कुछ किया कि नहीं। जब हम पता है गाँव में रहते हैं, हम नीम का दातुन करते हैं, तो हमारा दायित्व फर्ज़ बनता है कि हम नीम के पौधे अधिक से अधिक लगाएँ। बल्कि यहाँ तो होता क्या है, जो गाँव का बेचारा व्यक्ति किसान बड़े करता है, पौधे बड़े करते हैं, कि चलो यार नीम का झाड़ है, काँटे दे दो, या फिर कोई झाड़ है, कोई जानवर ना खाए। और हम जैसे पढ़े लिखे जाएँगे और उनको तोड़ के ना दातुन के लिए आसानी से तोड़ लेते हैं। अरे बड़ा करने में और तोड़ने में कितना समय लगता है, हम सब तो जानते हैं। इसलिए अब अपना दायित्व है, जितने भी वक्ता थे, आदिवासी समाज के या पूर्ववासी, जो भी वक्ता होते हैं, जो पर्यावरण की बात करते हैं, तो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन बहुत लंबी-लंबी, ऊँची-ऊँची भी फेंक दी हो, फेंकनी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे जैसों ने भी फेंकी है, मैंने भी। तो अब हमारा दायित्व कर्तव्य है कि हम कुछ करें और पेड़-पौधे लगाएँ, और ये समय बहुत बेहतर है पौधे लगाने का, क्योंकि बारिश का मौसम है। गर्मी में नहीं कह रहा हूँ मैं, बारिश का मौसम है। और केवल लगाने के बाद ये नहीं कि हमने फ़ोटो खींच दिया और दूर कर दी बातें, उनको फिर बाद तक हमको पानी देकर, गर्मी में पानी देकर उनको जीवित रखना है। और अगर हमने ये 4 से 5 साल तक कर लिया, उसके बाद पौधा खुद बिना पानी दिए भी ज़िंदा रह लेगा। फिर हम 5 साल बाद कहेंगे कि हमने जल, जंगल, ज़मीन बचाया। पहले तो बचाया, बचा ही रखा, लेकिन आधुनिक, देखो, बातें कई बार 2 तरह की होती है, प्राचीन, मध्यम और आधुनिक। तो प्राचीन की तो जो बचाए रखा है, मध्यम में भी चले आ रहा है, लेकिन हम आधुनिक में और कुछ अच्छे क्या कर सकते हैं, वो चीज़ करें। मिलते हैं मेरे भाइयों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और नहीं तो बोर हो जाएँगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जय हिंद मेरे देशवासियों, मेरे समाजजनों। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का दिन निकल गया। हर जगह छोटे-मोटे कार्यक्रम आयोजित किए गए, रैलियां निकाली गई, मंचों का संचालन किया गया। बड़े-बड़े महान योद्धा, वक्ताओं ने अपने-अपने वक्तव्य के माध्यम से समाज के लोगों को अधिकार, संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाज, साथ ही जल, जंगल, जमीन एवं कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चाएँ, वार्तालाप की और अपने विचार के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। मेरे समाजजनों, हमारे समाज में कई ऐसी परंपराएँ, रीति-रिवाज है जो कहीं और देखने को नहीं मिलती है।
लेकिन जो चीज कहीं देखने को नहीं मिलती है, उन चीजों को हम धीरे धीरे उन्हें एक तरह से हमारे ऊपर ही बोझ की तरह साबित होने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। जैसे हमारे समाज में परंपरा है, रीति रिवाज है, जैसे दहेज वगैरह है, दहेज लेना देना जो भी हो, हर समाज में, आदिवासी समाज में होते रहता है। हम देखते हैं अपने, विशेषकर मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इधर इन जिलों में हम देखते हैं लड़का लड़की के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए दहेज देता है। लोग कहते हैं उसको दहेज नहीं, देजा। अच्छी बात है, देजा भी कहो, जो भी कहो, लेन देन तो होता ही है। लेकिन ये हमारी परंपरा है, थी तो शायद पहले समय में बहुत अच्छी थी होगी। अच्छी कब थी और बुरी कब है, लेकिन अब जो वर्तमान में चल रही वो कहीं बहुत ही बुरी साबित होते जा रही है। एक खास बात यह है कि किसी भी समाज की परंपरा, रीति रिवाज, वो उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती, ना कि अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने के लिए मजबूर करती। लेकिन अभी हमारे समाज की, मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों की जो दहेज देजा प्रथा है, वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को डगमगा देती है, और उसके परिणाम हम देखते ही हैं। लेकिन फिर भी हमारे समझ में नहीं आती बातें। कैसे? पहले शायद था होगा, जब दहेज वाली बात चली होगी, लेन देन वाली, तब ऐसा होता था होगा कि अगर कोई लड़की और लड़का दोनों को, अगर दोनों परिवारों की राजी मर्जी हो कि यार इनके अब रिश्ते, रिलेशन, संबंध या शादी कर देना चाहिए, इनको अपना घर बसाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो इनका घर बसाने के लिए बसा दिया जाए इनके घर बार। तो ऐसे में क्या होता था होगा कि लड़की वाले, माना कि किसी लड़की के यहाँ पर शादी करने के लिए कोई इतने सक्षम नहीं है, और लड़के वाले सक्षम, अच्छे परिवार से अच्छे बुरे से नहीं है, लेकिन उनके पास शादी करने के लिए अच्छा है, पद पैसा जो भी हो, और सामने वाले के पास इतना नहीं है, और वे चाहते हैं कि शादी करें दोनों के तालमेल से, दोनों के हिसाब से। तो शायद लड़के वाले लड़की वालों को सहयोग, आर्थिक सहयोग कर देते होंगे कि चलो हमें ऐसे नहीं, शादी ही करना, लेकिन आपके पास शादी करने के लिए नहीं है तो हम दे देते हैं। अच्छी बात है। और ऐसा अगर लड़की वाला, जिनके घर में लड़की है, उनका परिवार पद पैसों में है, और लड़के वाले, जो सामने वाले लड़के वाले, उनके पास नहीं है, तो शायद लड़की वाले दे देते होंगे। और देना भी चाहिए कि चलो यार ठीक है, आपके पास नहीं है और शादी करना ही चाहते हैं, आपके पास इतना है नहीं, सक्षम आप हो नहीं, कोई बात नहीं, हम दे देते सहयोग। तो ये ऐसा होता था होगा शायद, लेन देन वाला, या फिर लिखित में अभी तक तो कोई ऐसा मुझे कोई चीज नहीं मिली कैसा होता था होगा, लेकिन शायद दहेज का जो है वो यही होता था, ऐसा आमने सामने। लेकिन इधर जो हम क्षेत्र है अपना, झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पर एक तरफा ही होता कि लड़का ही लड़की को देगा, लड़का ही लड़की को देगा। अच्छी बात है, कुछ लोगों का अपने अपने विचार होते हैं कि यार लड़की को देते हैं, लड़की का उस पर अधिकार हो जाता है, और फिर लड़का सही नहीं भी चलता तो लड़की अपने उस जो भी पैसा दिया हो, चांदी दी, उसका उपयोग करती है। तो समझिए लड़का कब तक, उनको तो जीवन भर रहना है। लड़का अगर सही नहीं चलता, लड़के को आज नहीं तो कल सही चलना पड़ेगा। वो कितना देगा? एक बार चांदी दे दी, पैसा दे दिया, उसके बाद लड़की भी कितना उपयोग करेगी? आखिर तो उसे लड़के या पति के साथ ही रहना है। तो ये ठीक है, सबके अपने अपने विचार है, लेकिन मैं बात रख रहा हूँ, बातों को समझने की कोशिश करना, अन्यथा नहीं समझ। देखो यार, सब समझदार है और ठीक है, तो बात आगे करते हैं अपन। और इसलिए कहते हैं लड़के को तो आगे ना पीछे सुधरना ही पड़ेगा। लेकिन इससे होता क्या है, अगर किसी लड़की के पास कोई पद पैसा नहीं है, मतलब उतना नहीं है जितना देना चाहिए लड़की को, तो फिर क्या होगा? वही व्यक्ति कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करेगा, कर्ज करेगा, उसके बाद फिर सामने वाले लड़के वालों को देगा, वो लड़की को पत्नी बना के घर लाएगा, लड़की उनके वहां से ठारे ठिकरे जो भी है लेकर आएगी, किन से? उन्हीं के पैसों से। तो मेरे समाज जनों, उस लड़के वाले के घर अपन लड़के वाले ने दहेज या देजा के रूप में पैसा दिया, उन पैसों से लड़की, वो अपने घर माँ बाप नहीं रखते हैं, ठीक है, लड़के वाले लड़की को सामान खरीद कर देंगे। तो क्या उस लड़के के पास उससे पहले कोई सामान था ही नहीं होगा क्या, बर्तन ठीकरे बनाने के लिए? वो भी तो कुछ खाना बनाकर खाते थे होंगे। अब दूसरी बात आएगी कि उसमें परिवार में रहते, फिर परिवार बढ़ जाता है, तो जो लड़का लड़की वाले को पैसा देगा, ठारे ठिकरे लाएगी, उससे अच्छा अगर जरूरत होगी तो वो लड़का देगा नहीं, और वही ले लेगा, खरीद लेंगे उनके हिसाब से, उनको क्या जरूरतें हैं। लेकिन यहाँ जो दिया जाता है और लेकर जाया जाता है लड़के वालों के यहाँ, बर्तन ठारे ठिकरे जो भी चीजें भर के, वो कभी कभी अनावश्यक हो जा, अनावश्यक नहीं लेकिन पूर्ति से ज्यादा हो जाती है। जब ऑलरेडी किसी के यहाँ है चम्मच तवा, छोटी बातें रखते हैं अपन, चम्मच तवा कढ़ाई है, उसके बाद भी आप उसको खरीद के दोगे? ये तो नहीं देखते ना लड़के वाले की, लड़के वाले के यहाँ है कि नहीं चम्मच वगैरह, नहीं है तो खरीद के दें, नहीं तो नहीं दे, दूसरा सामान दे। यहाँ तो बस केवल एक मानसिकता की, यार लड़की वालों को दहेज में लिया, देजा में लिया, उसको खरीद के कुछ वापस देना है। यार ये मतलब क्या, कौन सा खेल चल रहा है यार? हमारी परंपरा हो मतलब थी होगी अच्छी, लेकिन उसका वैसा लगता है कि यार ये परंपरा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही बोझ बन गई है। तो इसलिए मेरा तो मतलब जहां तक मेरा तो निजी विचार है कि हमारी परंपरा है, तो क्यों ना हम परंपरा के हिसाब से हम 80,000 90,000 क्यों ले? क्यों ना हम 4-5 हजार रुपये लेकर, ठीक है हमारी परंपरा भी निभानी है वो है, तो हम क्यों ना कम मात्रा में लेकर हम दोनों को जीवन यापन के लिए, उनके जीवन में कोई भी ऐसी बाधा ना आए, परेशानियां ना आए, ऐसा काम हम करें तो बहुत अच्छा हो। लेकिन अगर हम 80,000 90,000 लाख लाख रुपए लेंगे तो उनके जीवन में बाधाएं आनी ही है अधिकतर। अब उन लोगों को नहीं आती है जिनके पास
पैसा है। अगर जिनको महीने के 60-70 हज़ार 30 हज़ार भी इनकम होती है मासिक, तो उनको तो इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनसे छोटे जो समाज के लोग हैं, जो मज़दूरी करते हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बोझ पड़ता है इसका। तो इसलिए क्या है, जिनके पास पैसा है, महीने का अच्छा वेतन है, उनको ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत बुरी लगेगी। वो कहेंगे नहीं, ये हमारी परंपरा संस्कृति है। वो यही कहेंगे। मैं अब नहीं, ज़्यादा बातों में नहीं उलझना चाहिए। और बेचारा जो छोटा जिनके लिए करना चाहिए, वो उन्हीं लोगों की सुनता है। उसकी मजबूरी होती है उनकी, जो मज़दूर और गरीब होते हैं, वो उन्हीं की सुनते, जो ऐसे विचार रखते हैं कि यार कहते हैं कि नहीं ये तो हमारी परंपरा है। अरे परंपरा है, मैं उसको समझता हूँ संस्कृति है, लेकिन उसको जो अनियंत्रित हो रहे हैं, उसको नियंत्रित करने का काम हमको करना चाहिए। और ऐसे कई योद्धा वक्ताओं ने वक्तव्य दिए, लेकिन कभी-कभी वो जो वक्तव्य देते हैं ना, इतना लंबा, ऊँचा और इतने दूर से फेंकते हैं कि जहाँ पर समाज के लोग एकत्रित हुए, उनको कुछ समझ के परे ही हो जाता है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आती बात। अब कोई गाँव से व्यक्ति गया है, जो अशिक्षित है, शिक्षित नहीं है, उनको हम यूएनओ की बातें करें, बड़ी बातें करें, तो वो बेचारा क्या समझ पाएगा? उसे तो अभी तात्कालिक हमारी बात इतनी रखना चाहिए कि भाई हमारी संस्कृति, परंपरा है, तो इसको छोड़ना नहीं है। अब वो किसने किया, क्या किया, तो उसके लिए अगर हम कोई अनियंत्रित हो रहा, तो उसको नियंत्रित कैसे करें? इन चीज़ों को मिलाकर बातें करनी चाहिए, विचार-विमर्श और तर्क-वितर्क होना चाहिए, तब व्यक्ति रुचि लेता है और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अग्रसर होता है। और उनके विचारों को सुन के हम आपस में बातें चर्चाएँ करें, तब लोग पंडाल में बैठते हैं। अन्यथा पंडाल से निकल के जाना ही है, और इसीलिए पंडाल क्या, कई बार खाली भी हो जाते हैं। तो मेरे समाजजनों, बातें बहुत सारी है। मेरी बातें, इतनी बातें मैंने बोल दी शायद कि ये सब कुछ वापस सब भूल जाएँगे, नहीं कहेंगे कि भीखू भाई ने गलत बोला। मैं ये जानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लेकिन ठीक है। भाई सबकी नज़रें हैं, क्या बोलना चाहिए कि अपनी-अपनी नज़र है। भाई जो बात समझ में आ गई वो कहेंगे कि सही बात है, और जो शायद नहीं समझ में आ गई वो गलत कहेंगे। और हो सके, मैं बोल रहा हूँ, वो सही ना हो, गलत भी हो वो। इसलिए क्या है, सबके विचार विमर्श, एक तरह से तर्क वितर्क जरूरी है बड़े मंच से। तब लोगों के हौसले और बुलंद विचार करने, मन में विचार करने के भाव आएंगे, और जब विचार करने के भाव आएंगे, तब जाके समाज का और देश का कल्याण हो पाएगा। और बातें बहुत सारी लंबी है, और भी कुछ बोलना थे, मैं भी खुद बोलते बोलते भूल जाता हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जल जंगल जमीन, इन बातों, क्योंकि ये तीनों पर्यावरण के अंतर्गत आती है, और पर्यावरण को शुद्ध साफ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों की सख्त जरूरत होती है। इसलिए जितने भी समाज जन चाहे सब ना कर पाए, श्रोता और वक्ता, श्रोताओं में अगर किसी ने बातें ना सुनी हुए ना भी कर पाए, तो ठीक है, वे देख कर करेंगे। लेकिन जितने भी छोटे मोटे मंचों से वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य दिए, तो अब बारी अपनी वक्ताओं की है। क्यों? क्योंकि जो श्रोता थे बेचारे, उन्होंने तो सुना है, वे कर पाए, नहीं कर पाए, लेकिन जो वक्ता थे, वो तो उनसे मतलब वक्त दिया ना, वक्तव्य दिया, समझाने की कोशिश की। तो हम समझदार है पर्यावरण को लेकर, तो हम क्या कर सकते हैं? तो अब जितने भी छोटे-मोटे मंचों से जिन वक्ताओं ने वक्तव्य दिया, तो उनको हमें करना है कि सब वक्ताओं को, एक-एक वक्ता को 10-12 या 10 पौधे से ज़्यादा ही पौधे लगाना है। अपने-अपने खेतों में लगाओ या अपने क्षेत्र में, कहीं भी आप लगाओ, लेकिन सबकी ज़िम्मेदारी है कि 10 से ऊपर पौधों का, आप जितने भी 10 से ज़्यादा, जितनों का भी आप सेवा रक्षा कर सकते हो, उनको बड़ा कर सकते हो, कम से कम 10 पौधे तो लगाना ही पड़ेगा। तब जाके हम जल जंगल जमीन के लिए हमने सच्चाई से बात करी, और पर्यावरण का हम समझते, यही माना जाएगा। हम बोलने के बाद में लोगों को बोल देते कि हमारा जल जंगल जमीन बचाओ, तो भाई कैसा बचेगा? बचेगा तो कुछ तो करना पड़ेगा, और हम उसके लिए कर नहीं रहे, केवल बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो हमने जिनको बोला, वे उनका तो कोई गारंटी नहीं कि शायद कर पाए या ना कर पाए। सुन ली बातें, वही बहुत बड़ी बात, लेकिन करना हमको भी है। तो हम जो जितने वक्ता थे, तो उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि 10, कम से कम 10 पौधे और उससे ज्यादा पौधे, जितने भी हम उनकी देख रेख कर पाए, हमें पौधे लगाना है। और ऐसे पौधे लगाएं जो हमारे पुरानी परंपरा रीति-रिवाज में काम आते हो। जैसे कई पेड़-पौधों से दवाइयाँ, औषधियाँ भी बनाई जाती है, जो हमारे, जिनको बड़वे वगैरह कहते हैं। तो ऐसे पौधों को हम लगाएँ, प्राथमिकता दें। उसके बाद, क्योंकि वो पौधा है ना, सब में पत्तियाँ होती है, तो जिनमें पत्तियाँ होती है, तो स्वाभाविक है कि वे पर्यावरण को शुद्ध साफ ही रखेंगे। इसलिए क्या है, हम सबसे पहले औषधि पौधों को महत्व दें, और सब व्यक्ति 10-10 पौधे कम से कम लगाएँ, इससे ज़्यादा लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। और मैं भी देखते रहता हूँ सोशल मीडिया पे, कौन-कौन वक्ता कैसे-कैसे क्या वक्तव्य, मैं देखूँगा किनके कहाँ पर कहाँ क्या काम करते हैं। अगर किन्हीं के कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो मैं देखूँगा उनके क्षेत्र परिसर में कि इनके यहाँ पौधों में कहीं पानी-वानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और हाँ, सब जगह, और जो भी वक्तव्य गाँव के भी, उनको भी देखूँगा कि देखो भाई, इन्होंने कुछ किया कि नहीं। जब हम, पता है, गाँव में रहते हैं, हम नीम का दातुन करते हैं, तो हमारा दायित्व, फर्ज़ बनता है कि हम नीम के पौधे अधिक से अधिक लगाएँ। बल्कि यहाँ तो होता क्या है, जो गाँव का बेचारा व्यक्ति, किसान बड़े करता है, पौधे बड़े करते हैं कि चलो यार, नीम का झाड़ है, काटे दे दो, या फिर कोई झाड़ है, कोई जानवर ना खाए। और हम जैसे पढ़े लिखे जाएँगे और उनको तोड़ के ना, दातुन के लिए आसानी से तोड़ लेते हैं। अरे बड़ा करने में और तोड़ने में कितना समय लगता है, हम सब तो जानते हैं। इसलिए अब अपना दायित्व है, जितने भी वक्ता थे, आदिवासी समाज के या पूर्ववासी, जो भी वक्ता होते हैं, जो पर्यावरण की बात करते हैं, तो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन बहुत लंबी-लंबी, ऊँची-ऊँची भी फेंक दी हो, फेंक दी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे जैसों ने भी फेंकी है, मैंने भी। तो अब हमारा दायित्व कर्तव्य है कि हम कुछ करें और पेड़-पौधे लगाएँ। और ये समय बहुत बेहतर है पौधे लगाने का, क्योंकि बारिश का मौसम है। गर्मी में नहीं कह रहा हूँ मैं, बारिश का मौसम है। और केवल लगाने के बाद ये नहीं कि हमने फ़ोटो खींच दिया और दूर कर दी बातें, उनको फिर बाद तक हमको पानी देकर, गर्मी में पानी देकर उनको जीवित रखना है। और अगर हमने ये 4 से 5 साल तक कर लिया, उसके बाद पौधा खुद बिना पानी दिए भी ज़िंदा रह लेगा। फिर हम 5 साल बाद कहेंगे
कि हमने जल जंगल जमीन बचाया। पहले तो बचा ही रखा, लेकिन आधुनिक देखो बातें कई बार दो तरह के होते हैं, प्राचीन, मध्यम और आधुनिक। तो प्राचीन की तो जो बचा ही रखा है, मध्यम में भी चले आ रहा है, लेकिन हम आधुनिक में और कुछ अच्छे क्या कर सकते हैं, वो चीज करें। मिलते हैं मेरे भाई, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और नहीं तो बोर हो जाएंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।